ये योगी जी हैं, ये खाली चोकला पहने से थोड़ी मुख्यमंत्री तो आप कर लेंगे। ये चोकला पहनना है तो आप हरिद्वार में बैठिए जाके, आपको पूजा भजन का समय है तो आप वहाँ पे करिए जाके, आपको जनता से क्या काम है। तो ये सब ये ऐसा नहीं चलता कि आप दोनों दोहरी नीति कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा बने बैठ गए हैं, हम नारंगी सारे कपड़े कलर और ये सब, इन चीज़ों से कुछ नहीं। आप जनता के दर्द को जानिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। आफताब छुप गया तो क्या, सुबहना ज़रूर आएगी। आफताब छुप गया तो क्या, सुबहना ज़रूर आएगी। शर्त है कि आप वक्त का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वैसे तो इस शेर के कई सारे मायने हैं, लेकिन इसके सियासी मायने कुछ इस तरीके से हैं कि मौजूदा वक्त में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद 4 महीने बाद समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तब समाजवादी पार्टी के लोग अपने तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। ऐसे कि आपको मालूम है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आगाज़ हो चुका है और लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात हो या राजनीति की बात हो और बरेली ज़िले का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बरेली ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं और सभी 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि इन 9 की 9 विधानसभाओं को दोबारा जीतकर रिकॉर्ड कायम करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं साधना मिश्रा जी, जिन्होंने बरेली ज़िले की 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से आवेदन किया है। अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो पिछले कई सालों से ये समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रही हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कैबिनेट में मिनिस्टर भी रही हैं। और अगर बात करें इनकी एजुकेशन की तो ये एक डॉक्टरेट हैं। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में पीएचडी की है, एक शिक्षक हैं, एक समाज सेविका हैं और एक बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि आज भी लोग इनके पास मदद के लिए आते हैं। मैं जब इनके पास अब सुबह इनसे मिलने आया था तो मैंने देखा था कि 3 महिलाएं इनके पास 11 बजे आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जिनमें से एक महिला के साथ जो घटना घटी थी, उसका हस्बैंड जो था उसका डेथ हो चुकी थी और उसके परिवार वाले जो थे उस महिला को मारकर उसका घर बेचना चाहते थे। तो वो महिला साधना मिश्रा जी के पास आई थी मदद के लिए और इन्होंने उसकी हर संभव मदद की और उसके परिवार वालों से बात करके उसका घर बसाने की कोशिश कर रही है। अब तक इन्होंने हज़ारों परिवारों को जो है बसाने का काम किया है, ऐसे परिवारों को बचाने का काम किया है जो परिवार टूटकर बिखर चुके थे। बहुत लंबे समय से समाज सेवा में रही हैं और लोग इनसे मदद की उम्मीद रखते हैं। इन्होंने 125 कैंट विधानसभा से आवेदन किया है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी चुनावी रणनीति क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं, इनकी कितनी तैयारियां हैं और ये कैसे कैंट विधानसभा के लोगों के लिए काम करेंगी, उनकी परेशानियों को कैसे दूर करेंगी। तो साधना मिश्रा जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने साधना मिश्रा जी का मोटा मोटी इंट्रो दिया है। मैं इनसे चाहूँगा कि इसमें अगर कोई इजाफा करना चाहें तो ये कर सकती हैं, उसके बाद हम विषय पर आते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री, भूतपूर्व प्रवक्ता और राष्ट्रीय भूतपूर्व उपाध्यक्ष मैं रही हूँ। और देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं 93 से हमेशा नेताजी के साथ रही। अखिलेश भैया इन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया और मैंने यही पाया कि हमारे इतने बड़े माननीय मुलायम सिंह जी हमारे साथ हैं, इनका संरक्षक हमारे सिर पे रहा है। तो हमने समाज के, राजनीति अलग चीज़ है, समाज सेवा में बहुत ज़्यादा काम किया है। इस बरेली के अंदर मैं 30 साल हो गए समाज सेवा करते हुए है। सारे अगड़े पिछड़े गरीबों के प्रति हमेशा समाज सेवा से जुड़ी रही और एक एक बरेली के लिए, ये नहीं कि कैंट विधानसभा, तो आज मैं आवेदन किया है। मैं पूरे बरेली के हालात देखे हुए हैं, पूरे बरेली के एक एक मोहल्ले से वाकिफ़ हूँ, एक एक कॉलोनियों से वाकिफ़ हूँ, ज़्यादातर समाज सेवियों से जो कि कुछ नाटक करते हैं, समाज सेवा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। यहाँ हमने हमेशा जीवन में दिखावा ना करके काम में महत्व दिया है। तो हमारे पास महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आए, पुलिस परामर्श केंद्र भी हमने ही खुलवाया यहाँ पर। जब देखा कि यहाँ पे महिलाएं अत्यंत उत्पीड़न हो रही हैं तो हमने ही खुलवाने का, आईजी साहब थे उनसे उद्घाटन करा के खुलवाया। और उसका ये हुआ कि मैं काउंसलर रही, खुद केस को देखती थी, चाहे एक केस में मुझे 4 घंटे लग जाएं, घर बसा के ही छोड़ती थी। मैंने करीब 4000 घर बसाए।
समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में फाइल आ गई तो किसी का घर टूटने वाला नहीं है। तो ये है कि घर में अत्याचार है, समाज में है, खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। जिस तरह के भी मामले सामने आते हैं, पुलिस बेचारी महिलाओं की नहीं सुन रही है, डरती भी हैं। कुछ पुलिस की वर्दी से ही डरती हैं, तो उनको भी हम हिम्मत देने का काम करते हैं कि हम साथ में हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। महिला है, कोई बात नहीं, हम आयोग के सदस्य रहे, समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे, मेंबर रहे, तो इस तरह से हमने हमेशा महिलाओं के लिए, समाज के लिए काम किया। पार्टी में भी रह के बढ़ चढ़ के सारे, मैंने कोई भी पार्टी में जितने भी सम्मेलन रहे हों, चाहे कहीं हिंदुस्तान के अंदर, कोई सम्मेलन नहीं छोड़ा, कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई आंदोलन नहीं छोड़े। जेल भरो आंदोलन से लेके जेलों में भी गई, और हर एक को मतलब बढ़ चढ़ के, एक झांसी की रानी का जिस तरह से एक जुनून था, वो काम किया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, चाहे पुरुष आ जाए, चाहे महिलाएं, कोई भी हो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। काम में मेरे कोई किसी का मतलब समझौता नहीं है। अगर कोई परेशान है, उसका पूरा काम करके आखिर तक ही करती। जी, बड़ी बात कही है कि झांसी की रानी से अपनी तुलना करते हुए इन्होंने एक बात कही कि मैं काम का वो जज्बा रखती हूँ, जैसे झांसी की रानी के अंदर जो जज्बा था वो जज्बा इनके अंदर है। अब हम विषय पर आते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साधना मिश्रा जी ने कैंट विधानसभा से आवेदन किया है, तो कैंट के लोगों की परेशानियों को आप कितना समझती हैं और उन्हें कैसे निस्तारित करेंगे, कैसे उनकी परेशानी को दूर करेंगे, हम जानना चाहते हैं। देखिए, कैंट विधानसभा में अभी मैंने सब जगह घूमा है, पूरा जितने भी मोहल्ले हैं, चाहे उधर शांति विहार से ले लीजिए, सिठौरा से ले लीजिए, और इधर मॉल तक, सारा एरिया जो भी है कैंट क्षेत्र का, मैंने सब मोहल्ले घूमे हुए हैं मेरे। और 325 जैसे बूथ हैं, सारे बूथों को भी देखा जाके कहाँ कहाँ है, कितने किस जगह के कितना एरिया है। तो सब जगह गंदगी दिखाई पड़ रही है, सीवर की प्रॉब्लम है, पानी भरे हुए हैं। शांति विहार उठा के देख लीजिए, चाहे एजाज घोटिया देख लीजिए, हर क्षेत्र में ये, चाहे मुस्लिम बाहुल हो, चाहे हिंदू बाहुल हो। तो ये सब भाजपा का हालात है कि अपने ही जो वोट डालते हैं उन्हीं का केवल एरिया चमकाएंगे, वो भी नहीं चमका है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, भाजपा की नीति क्या है। केवल राम मंदिर से ही काम नहीं चलता, जनता के दर्द को जानिए आप। जनता दुखी है, खाना नहीं मिल रहा है, शाम को रोजी रोटी पता नहीं कि रोटी बनेगी नहीं बनेगी। और जिनके यहाँ इस तरह के लोग हैं कि नौकरी है नहीं, खाना है नहीं, पैसा है नहीं, नगर निगम वो बिल्कुल नकारा है कि कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। इन एरियाओं में जाके देखिए कितनी बीमारियां होंगी। ये बीमारी का दावा करते हैं कि हमने कोरोना में इतना ये बांटा, कितना हमने ये किया, कोई दवाइयाँ, कोई कुछ नहीं। गरीबों के वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि उनके दुख दर्द को नहीं देखने वाली ये पार्टी है। ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, और इसमें व्यवसाय और अपने केवल जेब भरने के अलावा कुछ नहीं। कभी गरीबों का ना देख सकेंगे ना देखेंगे। कैंट के लोगों की समस्याओं को बड़े अच्छे से समझती हैं, चाहे वो जल भराव की समस्या हो या बिजली पानी की समस्या हो या फिर महिलाओं पर उत्पीड़न हो। हर एक समस्या, हर एक मोहल्ले, हर एक गली से वाकिफ़ हैं, इसीलिए इन्होंने कैंट से आवेदन किया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कैंट से आवेदन करने का आपका क्या कारण है? आप चाहती तो शहर से भी आवेदन कर सकती थीं, आप चाहती तो बिथरी विधानसभा से भी आवेदन कर सकती थीं, लेकिन आपने कैंट को ही क्या चुना? क्या समीकरण है आपके कैंट में? हमने इसलिए चुना है कि राजेश अग्रवाल जी जो 25 साल से यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ते रहे, वित्त मंत्री रहे, एक इतना बड़ा मिनिस्टर होके अपने क्षेत्र को नहीं चमकाया, तो क्या पूरे शहर को करते? क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केवल अपने घर के सामने ही आप देख लीजिए कितना कूड़ा, कितना ढलाव, किस तरह के गंगापुर में हालात स्थिति है, वो सभी जानते होंगे। अपना उनका मन भी कह रहा होगा कि हमने कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा मंत्री जो कुछ ना कर सके, तो कैंट को हमें सुधारने की बहुत ज़रूरत है। एरिया ऐसा है कि जहाँ तमाम VIP रहता है, अगड़े पिछड़े तमाम मोहल्लों में आप जाके देखिए, ये ना जाते हैं, दलालों के पास जाते हैं, उनके पास बैठ गए घर। तो ऐसे क्षेत्र को मैंने इसलिए चुना। मैं कैंट में भी मैंने देखा कि यहाँ जा के बहुत बुरी हालत है। जब कैंट से हमारा सुधरेगा तो हमारी और मोहल्ले को भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैंने ये चुना कि कैंट क्षेत्र में सारे एजुकेशन के सारे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, एजुकेशन का भी है, और यहाँ पर हमारा जो नगर निगम और तमाम सारे ऑफिस वगैरह यहीं पर हैं कैंट के क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। जहाँ गंदगी है, नेकपुर देख लीजिए, कूड़े के ऊपर लोग निकल के जा रहे हैं, क्विंटलों कूड़ा, कितनी गंदगी होगी, देख नहीं सकते हम लोग। तो ये सब हालात हमने जब देखे हैं पूरे कैंट क्षेत्र के, तो हमने कहा पहले कैंट को सुधारेंगे, फिर पूरा जिला क्या पूरा देश हम संभाल सकते हैं। जी,
बड़ी अच्छी बात कही है कि इन्होंने कैंट को चुना, जिसका मुख्य कारण है भाजपा से मौजूदा विधायक राजेश अग्रवाल जी की नाकामियां। लोगों का कहना है कि वो उन्होंने जब से विधायक बने हैं क्षेत्र में घूमकर नहीं देखा कि लोग किन परेशानियों से दो चार हैं और किस तरीके से ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। यही कारण है कि डॉक्टर साधना मिश्रा जी ने कैंट क्षेत्र से आवेदन किया है और जीतने की सलाहियत रखती हैं। मेरा अगला सवाल यह है, अगर आप कैंट से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंचती हैं तो आप कैंट के लोगों के लिए सबसे पहला कौन सा काम करेंगी जो आपकी पहली प्राथमिकता होगी? देखिए, मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि मैं बम्पर जीत होगी, मेरी लाखों से जीत होगी। और मुझे जनता बहुत प्यार कर रही है, जनता मुझे पूरी सपोर्ट कर रही है और टिकट मुझे मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मुझे देंगे, हमें आशीर्वाद मिल चुका है मुलायम सिंह जी का, ना आदरणीय मुलायम सिंह जी का भी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी। तो मुझे उम्मीद लगती है कि जब मैं जनता के साथ इतनी जुड़ी हूँ तो मुझे कामयाबी भी मिलेगी और जनता खुद समझ जाएगी कि कितनी खुशहाली अब है या पहले थी। मेरा काम जनता देखेगी और जब देखा हुआ है लोगों ने, तो एजुकेशन के क्षेत्र में, समस्याओं के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, थाने चौकी जो बेचारी नहीं जा पाती हैं उनको हिम्मत दिलाने का काम, सबसे पहली तो हमें अपनी महिलाओं को, जो गरीब तबके हैं, हिम्मत दिलाने का काम, उनकी पूरी सपोर्ट करना है। जल भराव की समस्या, सीवर अगर हमारा सब सुधर जाता है तो काफ़ी हद तक सारी समस्याएं दूर होंगी। फिर एजाज गोटिया पुराना शहर आप देख लीजिए, पूरा गंदगी से भरा पड़ा है, तो वहाँ पर पूरे नगर निगम को टाइट करके पूरा नगर छिड़काव कराना, दवाइयाँ करना, गरीब लोगों को कहाँ कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो जो उनकी समस्याएं होंगे, हम तो जनता के हैं, जनता के रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें उनके सेवा में उतरना है, हर तरह की सेवा हम करेंगे। जी, प्राथमिकता मैम का ये रहेगी कि अगर कैंट विधानसभा से ये चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचती हैं तो सबसे पहले जलभराव की समस्या को दूर करेंगी, जो कि कैंट की एक बड़ी समस्या मानी जाती है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए या फिर नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं तो कैंट में कीचड़ बन जाती है और उसी कीचड़ से एक कमल खिल जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। मेरा अगला सवाल मैम से है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दुराचार और भी बहुत से घिनौने कृत्य हो रहे हैं, जिनको लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को इज्जत दी है। तो महिलाओं को इन 5 सालों में या 4.5 सालों में, या यूँ कहें कि 2014 से लेकर अब 2021 तक महिलाओं को कितना सम्मान देने का काम किया है भाजपा सरकार ने? देखिए, महिलाओं की बात आती है तो ये भाजपा सरकार के यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आप देख लीजिए, कोई महिला कहीं यहाँ पर दिखाई देती है, उनको दबा दिया जाता है। आप ये देखिए, जय श्री राम करते हैं, जय सीताराम क्यों नहीं करते हैं? तो वहीं से देख लीजिए इनकी थिंकिंग क्या है कि हमें महिला को नहीं आगे लाना है। तो अपने ही क्षेत्र में महिलाएं कोई इनके आगे नहीं आएंगी। यहाँ बरेली के अंदर देख लीजिए, कोई महिलाओं को कभी नहीं लाए, हमारी समाजवादी ने मुझे मंत्री बनाया। तो मैं अपने नेताजी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के काम करने का काम किया है। मेरा अगला सवाल मैम से ये है कि अभी जो चुनाव का दौर है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कृषि बिल, जिसे किसानों ने काला कानून बताया, उस कृषि बिल को मोदी जी ने वापस करने का निर्णय लिया है। मैम, क्या मकसद हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले कृषि बिल को वापस लेने में? देखिए, ये कुछ हवाई है, ये दिखावा है इनका, और ये कुछ नहीं करने वाले हैं, किसानों को बहला फुसला रहे हैं। केवल ये एजेंडा ये इसलिए दिखा दिया, कोई काम अभी नहीं करना। अब देखिए, हवाई उसका हमने उद्घाटन कर रहे हैं, अभी से ये कर दिया शुरू। अरे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 महीने के लिए रह गए ये लोग, जा रहे हैं। तो ये हवाई है, कोई किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। ये भी सुन लीजिए, चाहे किसान बिल हो, चाहे इन्होंने ये हवाई इसका किया है, कोई कुछ नहीं करने वाले हैं। ये केवल हवा के दिखावा करते हैं। इनकी खोखली सरकार है, ये ठोस काम ही नहीं कर सकते हैं, काम इन्हें आते ही नहीं है, केवल दिखावा। ये पॉइंट बनते हैं बस हमारे कि हमें ये काम करना, वो काम करना, करेंगे तब तक इनके दिमाग ही नहीं है। दिमाग केवल अपने आपस में आरएसएस बस घुसी हुई है और कुछ नहीं करने वाले हैं। इनके यहाँ बस खाली
पब्लिक का पैसा लूट लो, अपने जेबें भर लो, देश को बेच दो। इनका काम यह है। कोई गरीब जनता इनसे कोई खुश नहीं है, ना किसानों को आराम देंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। इस वक्त जिस तरीके से मैम क्षेत्र में निकलकर जनसंपर्क कर रही हैं, पहली बात तो इन्हें जनसंपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। बड़ी बात यह है, आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि पहले से ही क्षेत्र में हैं और लोगों का खुद इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। लोग अपनी परेशानियों को लेकर इनके पास आते हैं। कार्यक्रम के अंत में बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप बरेली और उत्तर प्रदेश की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब मंत्री थी तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के 70 जिले, सब 75 जिले घूमे हुए हैं। हर क्षेत्र से मेरे पास आज भी फ़ोन आते हैं। अगर तकलीफ़ होती है तो मेरे पास हाथरस, पिलखुआ, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या पीलीभीत, बदायूं, कहीं के, मुरादाबाद, कहीं के भी फ़ोन आते हैं। किसी को तकलीफ़ होती है, मैं हर एक को ये कहती हूँ कि यदि कोई हमारे अधिकार नेता नहीं मिलते हैं या अधिकारी नहीं मिल पाता, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपका काम कराऊँ। यहाँ से बैठे बैठे जब मैं काम करा सकती हूँ तो मैं अपनी ताकत बहुत कुछ रखती हूँ। उत्तर प्रदेश का मैं सब जगह काम कर सकती हूँ और हमें अखिलेश जी और नेताजी की इतनी ताकत उन्होंने हमें दे दी है कि मैं कहीं झिझकती नहीं हूँ काम कराने में। और एक ऐसे अधिकारी की बेटी भी हूँ जो कि फादर मेरे थे कस्टम एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर रहे, और मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, PhD डीलिट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज मैंने PG क्लास पढ़ाए हैं। और मैं एक अपील करती हूँ कि ऐसे चैनल जो कि हम लोगों को आगे लाने का काम करते हैं, ऐसे चैनल बहुत आगे बधाई के पात्र हैं कि हम जैसे लोगों के लिए आगे लाने का काम करते हैं। जोश आता है। मैं यही कहना चाहती हूँ जनता से कि मुझे चुने और मुझे टिकट मिलता है, मैं सबके सहयोग की कामना करती हूँ। जी, बड़ी प्यारी और शालीनता से बात करने वाली हैं मैम। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।